कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, आपका अगला पेपर जीव विज्ञान का है जो 29 तारीख को, इस महीने की 29 तारीख को निर्धारित है, जिसमें आप सभी लोग ध्यानपूर्वक दिए गए एक क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ क्वेश्चन एक मॉडल पेपर के थ्रू दे रहे हैं। ये मॉडल पेपर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इसका सॉल्यूशन भी नीचे दिया गया है। सॉल्यूशन मतलब उसका आंसर दिया गया है। इन सारे क्वेश्चनों का आंसर भी उसके नीचे दिया गया है। आप इसको यदि तैयार कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप एग्ज़ाम में अपने परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इस क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर उसके नीचे दिए गए आंसर को भी आप लोग रिवीजन कर लेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है, जीव विज्ञान का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो आपको हमने बताया था कि 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होता है। इसमें देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन सही है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक। दूसरा ऑप्शन दिया है, विषाणुओं से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा निर्मित पदार्थ जो अन्य कोशिका को संक्रमण से बचाता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते फिर आपको आंसर नीचे दिया गया सब बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, पहली जीन चिकित्सा किस रोग के उपचार में की गई थी। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। चौथा क्वेश्चन है, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न तो लाभ होता है न तो हानि होती है, उसे क्या कहते हैं। ये भी आपको हमने बताया था। आगे दिया है दूसरा क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जो कि आप 4 बहुविकल्पी थे। आगे दूसरा क्वेश्चन दिया है, स्वीट चीज पनीर में बड़े छिद्रों का कारण बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, पुनर्योगज या पुनर्संयोजन डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था। तीसरा क्वेश्चन है, बिग बैंग परिकल्पना क्या है। दूसरा का चौथा क्वेश्चन है, फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। और दूसरा का पांचवा क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक पर टिप्पणी लिखिए। ये दूसरे के 5 क्वेश्चन दिए के 1 नंबर के हैं क्वेश्चंस जिसको आपको आंसर देने हैं। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं। जिसे पहला दिया हुआ है, बी डीएनए एवं जेड डीएनए में अंतर बताइए। दूसरा है, तीसरे का दूसरा, प्रतिरक्षी अणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, उदाहरण से समझाइए। निम्नलिखित के कार्य बताइए, पित्तपिंड और अग्रपिंडक। और तीसरा का 5वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। इन सारे क्वेश्चनों के आंसर नीचे दिए गए हैं, बस आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर पर जाते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है, ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। चौथा का पहला, अपरिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है, केवल चित्र ही बनाना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का एक विवरण दीजिए। जैव नियंत्रण कारक मतलब कि जीवों को नियंत्रित करने में सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या है, उसको लिखने के लिए कह रहा है। चौथा का तीसरा क्वेश्चन है, सहज व उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर बताइए व प्रत्येक पर एक उदाहरण दीजिए। सहज प्रतिरक्षा जिसको हम लोग जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं, जन्म से ही उपस्थित होती है। उपार्जित जो बाद में आती है। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा
अस्थानीय एवं स्वस्थानीय जैव संरक्षण में विभेद कीजिए। इसको भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया था कि स्वस्थानीय माने जीवों को उन्हीं के निवास में संरक्षित करना स्वस्थान संरक्षण कहलाता है, और जीवों को उनके किसी विशिष्ट जगह में ले जाकर संरक्षित करना उस स्थानीय संरक्षण कहलाता है। ये भी आपने बताया था। 5वां क्वेश्चन देखेंगे जो आपको 3-3 नंबर के ही क्वेश्चन है। पहला दिया है बीटी फसलों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर के क्वेश्चन है। बीटी फसल, जैसे कुछ फसलें ऐसी होती है जिनमें जो बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, इसका क्या किया जाता है, प्रविष्ट करा दिया जाता है, जिस पर हम फसल उगाते हैं तो उन पर किसी अन्य जीवों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें बीटी फसल करते हैं, जिसमें बीटी बैगन हो गया, बीटी कपास हो गया, ये अन्य फसलें हो गई। इसके बारे में पूछा है। अगला दिया है 5वां का दूसरा, वर्णांता क्या है, लाल हरी वर्णांता की आवृत्ति पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा कई गुना अधिक क्यों होती है। इसका कारण है कि इसका जो गुणसूत्र होता है इसका जो जीन होता है यक्ष गुणसूत्र पर ही पाया जाता है। इस कारण महिलाओं में इसकी पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा, हाँ, यक्ष गुणसूत्र महिलाओं में पाया जाता है तो डबल यक्ष होता है, पुरुषों में केवल एक ही यक्ष होता है, इसीलिए पुरुष वाहक नहीं होता है, डायरेक्ट रोगी होता है। ये हमने आपको बताया है पहले। तीसरा क्वेश्चन दिया है 5वां का, प्रखनली शिशु पर टिप्पणी कीजिए। प्रखनली शिशु जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है। आगे इसको हम बताएंगे डिटेल से। चौथा क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप ये सारे क्वेश्चन याद कर लेंगे नीचे के आंसर से। 6वां क्वेश्चन दिया है प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं 2 कवक प्रजातियों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में किया जाता है। जैसे पेनिसिलियम नोटेटम के बारे में हमने आपको बताया था पेनिसिलिन तैयार करने में। 6वां का दूसरा क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति में मिलर के प्रयोग को महत्व बताइए। ये जैव विकास से संबंधित जो आपका अध्याय इस साल जुड़ा हुआ है, पिछले बोर्ड की परीक्षा से ये हटा दिया गया था लेकिन इस साल जोड़ दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन इसमें दिया है मिलर के प्रयोग को उन्होंने लैब में सिद्ध किया था जीवन की उत्पत्ति को, ये भी आपको हमने बता रखा है। प्रतिस्पर्धा पर टिप्पणी लिखिए, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। प्रतिस्पर्धा जो जीवन संघर्ष के लिए प्रतिस्पर्धा जीवों में होता है। आगे चौथा क्वेश्चन 6वां का अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, इसे पुनर्योगन डीएनए तकनीकी को कहते हैं। इसमें भी आपको हमने इसको डिटेल से बताया है। आगे क्वेश्चनों को देखेंगे। एक प्रारूपिक आवृत बीजांड के भागों का विवरण देते हुए एक स्पष्ट एवं स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। बीजांड का चित्र बनाना है, कुछ उसके बारे में लिखना भी है, उसका कार्य लिखना है। अथवा यदि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आगे दिया है मानव के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। ये सब इजी क्वेश्चन है, आपको बेहतर तरीके से हल करने हैं एग्जाम्स में। आगे दिया है क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन वंशागत को परिभाषित कीजिए, मेंडल के स्वतंत्र अभिवन के नियम का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा यदि ये नहीं आ रहा है तो फिर नामांकित चित्र की सहायता से हास्य व चीज के प्रयोग का वर्णन कीजिए। वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग के बाद जो निष्कर्ष निकाला उसे लिखिए। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप बढ़िया तरीके से पढ़े हैं। 9वां क्वेश्चन दिया है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण क्या है, इसकी किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, यदि ये नहीं आ रहा तो अगला क्वेश्चन दे रहा है पारिस्थितिक पिरामिड को परिभाषित कीजिए और तथा जैव मात्रा या जैव भार तथा संख्या के पिरामिड की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 5 नंबर के क्वेश्चन है। इसका आगे हमने क्या दिया है आपको, आगे इसका हल दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ से हल सारे क्वेश्चनों का नीचे दिया गया है, आप यहाँ से हल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के पहले आंसर में आएंगे। देखिए दिया है पहला क्वेश्चन 7 कोष की 8 गंदगी, हमने आपको बता रखा है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर इंटरफेरॉन होता है।
तीसरा क्वेश्चन है ADA की कमी से होने वाला SCID। और चौथे क्वेश्चन का आंसर है स्वभोजिता होता है जिसमें जीव एक दूसरे को साथ रहते हैं और दूसरे को न लाभ होता है न हानि होता है, स्वभोजिता कहलाता है। यहाँ दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण स्विस चीज पनीर के बड़े छिद्र होते हैं। फिर दूसरा आंसर है स्टेनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर 1972 ने सर्वप्रथम पुनर्योगक DNA का निर्माण किया था। तीसरा क्वेश्चन है इस परिकल्पना के अनुसार इलेम नामक आद्य पदार्थ जो कि मिलर ने, हमने बताया था ना, मिलर ने क्या किया था, प्रयोगशाला में सिद्ध किया था, जिस पदार्थ को पाया था उसे इलेम कहा गया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक क्वेश्चन है, सब उन्होंने सिद्ध किया था। अगला है क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन के आंसर निषेचन के पूर्व, चौथे क्वेश्चन का आंसर निषेचन से पूर्व अंडाणु से फर्टिलाइजिन का श्रावण होता है। यह शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिन नामक ग्राही की से क्रिया करता है जिसके फलस्वरूप दोनों में आसंजन हो जाता है। पांचवा है पांचवा सभी सजीव जैसे पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि ही पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक होते हैं। पारितंत्र में इनकी कार्यात्मक स्थिति के आधार पर इन्हें उत्पादक एवं अपघटक कहते हैं। यहाँ देखेंगे BDNA एवं ZDNA में अंतर क्या है। BDNA जो होता है दक्षिणावर्त कुंडलित होता है जबकि ZDNA वामावर्त होता है। BDNA क्या होता है, राइट हैंडेड होता है और घुमा होता है, और ZDNA लेफ्ट हैंडेड होता है। इसमें क्षार युग्मों की दूरी होती है BDNA में 3.36 जबकि ZDNA में होता है 3.52 से 4.13 होती है। BDNA में क्षार युग्मों की संख्या 10 होती है जबकि ZDNA में 12 होती है। इनमें कुंडलन का व्यास 19 एंगस्ट्रॉम होता है BDNA में, जबकि ZDNA में कुंडलन का व्यास 18 एंगस्ट्रॉम होता है। ये सब याद रखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ देखिए प्रतिरक्षी अणु एंटीबॉडी का चित्र दिया हुआ है, आप लोग बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरे का आंसर हो गया। तीसरे का आंसर अब देखेंगे जो कि मंडल के नियम से संबंधित था। यह अपूर्ण प्रभाविता क्या था, तो आपको पता है कि अपूर्ण प्रभाविता में कुछ बड़े पौधे और जंतुओं में F1 पीढ़ी की संतति में कोई भी लक्षण पूर्णतया प्रभावी नहीं होता है, अर्थात मध्यवर्ती होता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता। इसमें मंडल ने क्या किया था कि लाल पुष्प, और मंडल ने प्रभाविता नियम दिया था लेकिन उसमें इन पर कुछ विचलन प्रदर्शित हुआ था, जिसमें लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प पौधों को लेकर एक साथ क्रॉस कराया गया था। तो अगली पीढ़ी में स्पेशली प्रभावी लक्षण के जीन आना चाहिए लाल पुष्प वाले, लेकिन वहाँ पर गुलाबी पुष्प वाले पौधे आ जाते हैं, इस कारण वहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता होता है। यहाँ पर जिस पर प्रयोग किया गया था कोरेंस ने किया था गुलाब बांस पौधा पर, जिसका वैज्ञानिक नाम है मिराबिलिस जलापा। आप लोग इसको देख लीजिएगा। पित्तपिंड के बारे में दिया हुआ है। यह ग्राफियन पुटिका के फटने के पश्चात बनी एक ग्रंथिल रचना है जिससे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन आदि हार्मोन का स्रावण होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भ्रूण के आरोपण तथा प्रा के निर्माण में सहायक होता है। अग्रपिंडक के बारे में दिया हुआ है। शुक्राणु के शीर्ष पर, आपको पता है ना, जिसको अग्रपिंडक एक्रोसोम कहते हैं, गाल्जी काय से बनी टोपी सदृश संरचना होती है, इसे अग्रपिंडक कहते हैं। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम्स, जो क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया में अंडाणु के जो बाह्य आवरण होते हैं, जोना पैलिस्यूडा लेयर, उसको बेधने का काम करते हैं और नर युग्मक को अंदर प्रवेश करने में हेल्प करते हैं। अगला दिया है
तीसरा का अगला क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तीसरा का पांचवा, वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है, जहाँ शिकार, खेलना, पशु चराना, फसल बोना अनिषेध होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। तो जीवों को संरक्षित करने का एक विशेष स्थान होता है जहाँ पर शिकार नहीं किया जाता है या पशु नहीं चराया जाता है, फसल भी नहीं बोया जाता है, उगाया नहीं जाता है, वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इन पर केंद्र और राज्य सरकार के संरक्षित देख रेख भी होते हैं, मतलब उसका देख रेख कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। आगे दिया हुआ है, इन क्षेत्रों में जंतुओं या प्राणी जात तथा पौधों या वनस्पति जात दोनों का संरक्षण किया जाता है। भारत में 120 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनका अनुमानित क्षेत्र 38,029.18 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 1.16% है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह अब उत्तराखंड में है, जो पहले उत्तर प्रदेश में पड़ता था। ये राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट पर भी कार्य कर रहा है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव, भरतपुर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, काजीरंगा असम, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो आप लोग याद रखेंगे। चौथे क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन का आंसर, एक परिपक्व परागकोश का यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का चित्र बना है, जिसके विभिन्न भागों का नामांकन किया गया है, जो कि आपको केवल चित्र और नामकरण करने के लिए बोला था। चौथे क्वेश्चन के दूसरे आंसर पर चलेंगे। कृषि में पादप रोगों एवं कीटों के नियंत्रण हेतु जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग जैव नियंत्रण कहलाता है। इस कार्य में बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस नामक जीवाणु का प्रमुख स्थान है। यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है। इस जीवाणु की सहायता से उत्पन्न फसल बीटी फसल कहलाती है। ये आपको हमने बताया था। आप इसे बीटी फसल क्या है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए भी बोलता है आपको एग्जाम्स में। इस जीवाणु का प्रयोग कीटों के कैटरपिलर लार्वा को नियंत्रित करने में किया जाता है। इस जीवाणु के शुष्क बीजाणुओं को पानी में मिलाकर दोषपूर्ण पौधों तथा फलों वृक्षों, जिनकी पत्तियां लार्वा द्वारा खा ली गई है, छिड़का जाता है। इस प्रकार बीटी विष जो टॉक्सिन्स होता है, जहर होता है, लार्वा की पाचन नली में चला जाता है और विष जीवाणु की आहार नाल को छिद्रित कर देता है तथा उत्तक द्रव्य भरने के कारण नष्ट फट जाता है, जिससे लार्वा की मृत्यु हो जाती है। ये सारे क्वेश्चन दिया है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग की विधियों से इस जीवाणु के विषाक्त क्राइजीन को पादपों में पहुंचा दिया जाता है, जिससे पादप पीड़क द्वारा आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं। उदाहरण बीटी काटन, बीटी बैगन, ये सब उदाहरण है। तीसरे क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। चौथे के तीसरे क्वेश्चन के आंसर की तरफ। सहज, जिसको जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं, अंतर भी दिया, यह जन्म से ही पाई जाती है। उपार्जित, जो जन्म के बाद आती है। सहज प्रतिरक्षा में दूसरा अंतर दिया, यह एक अविशिष्ट सुरक्षा प्रतिक्रिया है, स्वतः प्राप्त होती है। यह रोगाणु प्रतिजन के प्रति आने वाली प्रतिक्रिया से बनाए गए प्रतिरक्षियों से प्राप्त होती है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चौथा क्वेश्चन का आंसर भी दिया है, स्वास्थाने और बहिर्स्थाने, जिसको वाय स्थाने भी कहते हैं। संरक्षण, इसको याद कर लीजिएगा। बीटी का पास दिया हुआ यहाँ पर, इसका भी आंसर आप लोग याद कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन सहित दिया गया है। यहाँ पर हल कर लेंगे तो लगभग तय है कि आपके लगभग 80 से 90% क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। यहाँ से प्रकनली शिशु दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग दिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या उपयोग दिया हुआ है, इसको पढ़ लेंगे। आगे दिया हुआ है यहाँ प्रतिजैविक क्या है,
इसके बारे में कौन कौन प्रतिजैविक किसे प्राप्त किए जाते हैं, सब आपके इस वीडियो में दिया गया है। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। ये देखिए स्टेनले मिलर ने जो प्रयोगशाला में यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन दिया था, 2:1 के अनुपात में हाइड्रोजन अमोनिया और मीथेन हाइड्रोजन अमोनिया को प्राप्त किया था। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लेंगे। इसको करीन का सिद्धांत भी इसी से संबंधित था। आगे दिया है प्रतिस्पर्धा क्या है, यहाँ पर भी इसका आंसर दिया गया है। अंतरजातीय प्रतियोगिता भी दिया हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पर 5वें क्वेश्चन का दिया है आणविक जीव विज्ञान के बारे में दिया हुआ है। बीजांड का चित्र दिया है, यहाँ पर इसका हल भी दिया हुआ है, इसके बारे में नोट्स भी दिया हुआ है। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे बीजांड के बारे में। इसके विभिन्न भागों के नाम दिया है। आगे मानव जनन अंग का चित्र दिया हुआ है, आप लोग चित्र बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पर। नर या मादा जनन में से एक जरूर पूछेगा एग्जाम्स में, इसके बारे में भी लिखने के लिए दिया है एग्जाम में। यहाँ पर शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शिश्न, सारी प्रोस्टेट ग्रंथि है, कॉपर ग्रंथि है, सारी चीज़ आपको पढ़ा रखे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। 8वां का क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, ये मेंडल का नियम दे रखा है ना, स्वतंत्र अभिवन का नियम। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। द्विसंकर संकरण को आप लोग पुनेट स्क्वायर में रखकर हल कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, हार से चीज़ का प्रयोग पूछा है आपसे। हार से और चीज़ का प्रयोग, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। जिस पर ई कोलाई और जीवाणुभोजी विषाणु के बीच इन्होंने इनका जीवन चक्र अध्ययन करके खोज किया था। यहाँ पर DNA फिंगरप्रिंटिंग दिया हुआ है से संबंधित। प्रत्येक जीन हस्तांतरण के बारे में दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन दिया है पिरामिड के बारे में, पारिस्थितिकी पिरामिड, सब बढ़िया तरीके से आप लोग याद कर लेंगे तो लगभग ज़्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सीधा जय भार का सीधा पिरामिड और जय भार का उल्टा पिरामिड दिया हुआ है, आप लोग बना लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे दिया हुआ है। और आगे यहाँ पर उसका व्याख्या किया हुआ है, ऊर्जा का पिरामिड ये दिया हुआ है। तो इस तरह आपके क्वेश्चन टोटल दिए गए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी यहाँ पर हो गया। बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, पढ़ लीजिएगा, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।